नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और चूंकि ये सजीव फोन इन प्रोग्राम है यानी 12 बजे से 1 बजे तक आप हमारे साथ लाइव रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फोन नंबर नोट कर लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही मैं विषय बताऊंगी और आप अतिथियों को देखेंगे तो आपके मन में ढेर सारे सवाल बनने वाले हैं। तो 0755-266-0049 ये लैंडलाइन नंबर है। भोपाल से बाहर से लगाएंगे तो 0755 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कीजिए, यानी टोल फ्री नंबर 1800-233-0040 ये टोल फ्री नंबर है हमारा। और जिस तरह से बारिश का समय चल रहा है, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि सावधानी बरतिएगा। जो लोग बारिश के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए ग्रीनरी यानी हरियाली वाली जगहों पर जा रहे हैं या झरनों का लुत्फ उठाने जा रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। वहाँ के नियम कायदे का पालन कीजिएगा, बेहद ज़रूरी है। इन बातों का ध्यान रखना, प्रशासन की मदद करना। हम आपको बता रहे हैं ये तस्वीरें कितनी खूबसूरत तस्वीर है और इसी के साथ जो तस्वीरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो दरअसल सड़क सुरक्षा की हम बात करेंगे। पूरा माह 2 माह हम लगातार सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं। सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, यानी कि अगर आप 2 पहिया वाहन से चलेंगे तो विशेष रूप से हेलमेट लगाकर चलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और 4 पहिया वाहन अगर आप चला रहे होंगे तो सीट बेल्ट लगाकर आपको चलाना जरूरी होगा। तो बहुत जरूरी है सारे नियम कायदों का पालन करना। इसके अलावा और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको पहले देती चलती हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में। तो जानकारी ये कह रही है कि अब हमारा नमस्कार एमपी दरअसल सुबह से शुरू होने वाला है। जी हाँ, सोमवार से शनिवार तक। अभी आप 12 से 1 बजे तक इस प्रोग्राम को, सजीव फोन इन प्रोग्राम नमस्कार एमपी को देखते आ रहे थे। 1 अगस्त से अब आप इस प्रोग्राम को देख पाएंगे सुबह 8 बजे से सीधे 9 बजे तक। इसके अलावा एक मैं आपको मेल आईडी अब बता रही हूँ, नोट डाउन कीजिएगा। DDO@prasarbharati.org.in। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करूंगी, DDO@prasarbharati.gov.in। इस पर आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। तो इन महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ परंपरा अनुसार क्या कहती है हमारे कार्यक्रम में आज की तिथि। तो आज की तिथि जो कह रही है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विक्रम संवत 2080, श्रावण माह है, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है, 25 जुलाई 2023 ये आज की तारीख हो गई और दिन है मंगलवार। और इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो ये दूरदर्शन परिवार कामना करता है। जिन लोगों के लिए आज का दिन खास है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और तिथि के साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ हमारा आज का विचार क्या कह रहा है, क्योंकि एक विचार पूरा दिन बना देता है। तो विचार कुछ ये कह रहा है कि जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है। तो एक खूबसूरत वाक्य जो मैं हर बार दोहराती हूँ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए, कि जब जिंदगी में हुनर भी आजमाना चाहिए और जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। इसी के साथ अब वक्त है, अब मैं आपको बताऊं, लेकिन एक छोटी सी बात आपसे शेयर करती हूँ। आज का जो दिन है ना वो बेहद खास इसलिए भी है कि एक महिला ने पूरी महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में, खासतौर से राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने के द्वार खोल दिए थे। और अगर एक महिला चाहे तो 16 साल की कम उम्र में उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम रखा था और आज ही के दिन उन्होंने पहली भारतीय महिला की बात करूंगी, राष्ट्रपति की शपथ ली थी। इसके साथ और इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है मैं इसकी भी जानकारी आपको देती चलती हूं। तो कह रहा है इतिहास में आज 1813 की बात करते हैं। सबसे पहले कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, उसमें पहली नौका दौड़ का आयोजन हुआ था। तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। केरल नदियों, झीलों और बैक वाटर से समृद्ध भूमि, इनसे जुड़ी केरल की अपनी परंपरा, प्रथा और खेल है। और इसी नौका की जो हम तस्वीर आपको बता रहे हैं केरल का ही एक दृश्य है। अगला इतिहास के पन्नों में जो तारीख, जो सन दर्ज है वो 1978 है। दुनिया के पहली IVF शिशु लुइस ब्राउन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, 1978 में, इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में। विज्ञान के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है दोस्तों। सरकारी अस्पताल में आधी रात को जन्मी इस बेबी का वजन जो था, इस बच्ची का वजन जो था वो 2.5 किलोग्राम बताया गया था।
अब इतिहास के पन्नों में 2007 इस साल की भी बात करते चलेंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इस नाम से की थी। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल ने शपथ ली थी। और ये जो आप तस्वीर अभी देख रहे थे और जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे थे, आपको बता दें वो टेबल टेनिस की शानदार खिलाड़ी रह चुकी हैं प्रतिभा पाटिल जी, जिन्हें कॉलेज क्वीन के नाम से भी कहा जाता था। अब बात करते हैं 2012 की प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर। आप तस्वीर देखकर इनका नाम बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं BR इशारा साहब की बात कर रही हूँ, हालांकि इनको हमने आज ही के दिन खो दिया था। इनका मूल नाम रोशन लाल था। और आपको वो एक रोचक बात बताती चलती इनके बारे में, जब जिक्र हुआ ही है तो परवीन बॉबी जैसी ऐसी कई अदाकारा और अदाकार हैं जिनको उन्होंने लॉन्च किया था, यानी पहली बार कैमरे के सामने लेकर आए थे। अब विषय बता देती हूँ, लेकिन विषय बताने के साथ और इसके पहले आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमारी फ़ोन लाइंस खुल चुकी है। सजीव फ़ोन इन प्रोग्राम आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं, यानी 0755 हम डिस्प्ले भी करेंगे 2660049। इसके अलावा निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे आप, तो 1800-233-0040। मुझे रट गया है तो अब आपको भी रट ही गया होगा। तो चलिए विषय बताएंगे, नया दौर नई सोच। इस विषय पर बात करेंगे तो वहीं मुलाकात होने वाली है एक ऐसे राइडर से जिसने बचपन में सोचा था कि क्या मैं रफ्तार पकड़ सकता हूं, और ऐसी रफ्तार पकड़ी कि चैंपियनशिप जीतते चले गए। ये सफ़र अभी थमा नहीं है, तो मैं मुलाकात करवाती हूं। सबसे पहले हम परिचय करते हैं जिनका मैंने विषय लिया है नया दौर नई सोच। शशांक जैन जी इस वक्त हमारे साथ हैं और उनका परिचय हम देंगे। शशांक जी के बारे में बताऊंगी। तकनीकी सलाहकार है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश, और IT एंड टेलीकॉम प्रोफेशनल। वर्तमान में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में तकनीकी सलाहकार के पद पर कार्यरत है, मैंने बताया। और इसी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पदस्थापित है। पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री, हेल्पलाइन सेवा के निर्माण और विस्तार में इनकी महती भूमिका भी रही है। और लंबा परिचय है, चर्चा करते करते उनसे आपको भी बताती चली जाऊंगी। अगला जो विषय हमारा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइडर से एक मुलाकात, मोटरसाइकिल राइडर से मुलाकात होने वाली है, तो विषय भी कुछ इसी तरह का है कि एक सफर मोटरसाइकिल का। मुलाकात करेंगे, स्वागत करेंगे सैयद आसिफ अली साहब, नेशनल इंटरनेशनल राइडर, 7 बार नेशनल चैंपियनशिप जीत चुके मोटरसाइकिल रेसिंग में। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बताती हूँ आपको, 18 हड्डियां तुड़वाने के बाद अपने सपने को साकार करने वाले सैयद जी का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कहते हैं ना कि बेशुमार जख्मों की मिसाल रखता हूँ, चेहरे पे मुस्कुराता हूँ, मैं भी कमाल हूँ। कुछ इसी तरह की बातें मुझे लगता है आसिफ जी आप पर फिट बैठती हैं। तो शशांक जी, मुझे ऐसा लगता है शुरुआत हम आसिफ जी से ही कर देते हैं, क्योंकि आपसे शुरुआत थोड़ी अनोखी तरीके से मैं करने वाली हूँ। आसिफ जी, कैसे सोचा था जब पिताजी के साथ आगे खड़े हो जाते थे, जो कि हर बच्चा, मुझे लगता है हर बच्चा अपने पिता के साथ या माँ के साथ गाड़ी में आगे खड़ा हो जाता है, और जब हवा से बातें करता है तो सोचता है कि एक दिन मेरे हाथ में भी स्टीयरिंग होगा या मेरे हाथ में भी वो गाड़ी का हैंडल होगा। बिल्कुल, शुक्रिया शाहीन जी। मैं अपने पापा के साथ स्कूटर पे आगे, जैसे कि नॉर्मल फैमिली जाती थी, मम्मा पीछे बैठती थी और मैं आगे खड़ा होता था, तो वो ब्रीज, हवा जो फील करता था। और मेरे पापा वाज अ फास्ट ड्राइवर, राइडर, तो वो भी तेज भगाना उन्हें अच्छा लगता था। तो वो जो हवा मुझे लगती थी वो मुझे फील होती थी और मैं चाहता था उस हवा में उड़ना। तो मेरा ख्वाब था कि आई वांट टू बिकम अ पायलट। लेकिन फिर धीरे धीरे स्कूलिंग और वो करता गया, और फिर मुझे शौक़ रहा मोटरसाइकिल का। मेरे फादर ने मुझे बहुत छोटी एज में बाइक दिला दी थी, और मैंने उसमें बहुत छोटी एज में, व्हेन आई वाज इन 8th 9th स्टैंडर्ड, मैंने पहली रेस में पार्टिसिपेट करा। अच्छा। और पहली रेस में ही मैं जीत गया। तो वहाँ से जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, इन द ईयर 1997 वाज माय फर्स्ट रेस जी। तो वहाँ से जो मुझे एक पुल मिला कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, आउट ऑफ द क्राउड जाकर बाउंड्रीज को तोड़कर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे घर में सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे और कोई भी ऐसा नहीं था जो थोड़ा स्पोर्ट्स में हो। तो मैंने उस ट्रेंड को चेंज करा और आज वो मेरा प्रोफेशन है।
बिल्कुल, आगे भी मैं सवाल रखने वाली हूँ, लेकिन शशांक जी भी हमारे साथ जुड़े और इतने गहरा सोच रहे थे। ये भी सोच रहे होंगे कि दो अलग विधा के लोग हैं, एक जहाँ साहित्य से इनका लेना देना है, फिर तकनीक से इनका लेना देना हुआ। सवाल बनता है शशांक जी, नीरज साहब आए आपके यहाँ, ओम व्यास ओम जी आए, ऐसे तमाम इतने बड़े बड़े नाम, चिर परिचित नाम आपके घर में आना जाना था, क्योंकि पिताजी शायद उस क्षेत्र में थे और ओशो के साथ उनका बैठना था आपके पिता का। तो साहित्यकार बनना चाहिए था आपको, तो लेखक बनना चाहिए था, कहाँ तकनीकी सलाहकार बन गए आप? ये भी एक तकनीक का ही एक कमाल है। जिस दौर में हम स्कूलिंग करके निकले थे, उस दौर में देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत हो रही थी और 95 के बाद का समय है ये। तो एक बड़ा फैसिनेटिंग था कंप्यूटर, जब देखते थे कहीं पे तो बड़ा उसका सिस्टम था कि आप जूते उतार के जाइएगा, बिल्कुल एक कमरा होता था, बड़ा सा कमरा, उसमें एक कंप्यूटर होता था, तो बड़ा लगता था कि यार ये क्या है ये चीज़ ऐसी। तो ठीक है, साहित्य की तरफ रुझान था, साहित्य एक स्किल हो सकता है, कला एक आपका प्रेम हो सकता है, लेकिन जीवन के लिए, करियर के लिए तो आगे आपको कुछ सोचना होता है इस चीज़ के लिए। और हमारे यहाँ पे तो ये कल्चर है कि साहब उस समय के दौर में भी और आज भी ऐसा है कि आज तो चलो कला को एक बहुत मान सम्मान मिलता है, उस दौर में बड़ा मुश्किल था, मुफलिसी का दौर चलता था कला साहित्यकारों के लिए। तो पिताजी को बड़ा था कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि लड़का जो है ये बिल्कुल ही मतलब पीछे रह जाएगा। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कंप्यूटर कोर्स जब किया पहली बार, स्कूल में कंप्यूटर लिया था, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये है कि नर्मदा का पानी शरीर के अंदर है, तो ऐसा लगता था कि आईक्यू लेवल अपने आप का एक जब जज करते थे तो लगता था कि नहीं आईक्यू तेज है, हम लर्नेबल हूँ, जल्दी सीख जाते हैं। और कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग और तकनीक और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मसला है, जल्दी सीखने लगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। जैसे आसिफ जी का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ पहली रेस जीतने पे, ऐसा ही कॉन्फिडेंस जब हमने 12th में कंप्यूटर लिया और हमारे अच्छे नंबर आए तो कॉन्फिडेंस आ गया, अरे वाह कंप्यूटर कर सकते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज शुरुआत की थी, उसके बाद फॉक्सरो, फिर सी, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते वेब डिजाइनिंग। बड़ी रोचक बात है, मुझे ऐसा लगता है शशांक जी, दर्शकों को हम बता देते हैं दो अलग अलग विधाओं के लोग, लेकिन आप दोनों में कॉमन क्या था? जब मैं आपसे चर्चा कर रही थी ना, तो एक बात निकल कर आई कि दोनों की ही पृष्ठभूमि वैसी नहीं थी जिस क्षेत्र में इस वक्त आप नाम कमा रहे हैं। ये कहाँ शिक्षक के बेटे और कहाँ आप, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि क्या था आपका बैकग्राउंड? मेरे फादर इंक्रोचमेंट ऑफिसर थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो हम लोग मेरे ग्रैंडफादर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे, तो कोई भी घर में ऐसा था नहीं कि से लेना देना नहीं था उसका। इतना रोमांचक लाइफ आप जीते हैं, तो 18 हड्डियां कैसे टूट गई भाई? हाँ, मेरी 18 हड्डियां टूटी हुई हैं लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये सब नादानियों में हुआ जब मैं स्कूल और कॉलेज में और रोड पे रैश ड्राइविंग करते थे। तो सभी लड़के करते हैं और मैं भी उनमें से एक था जो विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाते थे रोड पे और ये सब करते थे। उसकी वजह से मेरे माता पिता बहुत परेशान हुए। मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी टांग कटने वाली थी। मैंने 1 साल बाद चलना शुरू करा, तो वो बहुत कठिन वक्त था, लेकिन उसका मुझे ये एहसास हुआ कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब मेरा छोटी सी बात जोड़ दूं, फिर मैं बातचीत को जारी रखूं। इन्होंने कितनी इम्पोर्टेंट बात कही ना, जिंदगी से प्यार करना बेहद ज़रूरी है। शायद उस 18 हड्डियों को तुड़वाने के बाद आपको एहसास हुआ कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और लापरवाही से उसे नहीं गंवाना है। जो शुरुआत में मैंने कहा ना कि हेलमेट लगाकर भी चलना है, और अगर 4 व्हीलर में भी चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बंद अगर गाड़ी में बैठे हैं तो सुरक्षित हैं। सीट बेल्ट लगा कर चलना है, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे और शायद आपके साथ बैठा सदस्य भी। जी आसिफ जी। तो यहाँ से ही सिलसिला शुरू हुआ। जब मैं प्रोफेशनल करियर में आया तो हम लोग भोपाल से थे। भोपाल में कोई भी मोटर स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक नहीं जा पाया था उस वक्त पर, और जब मैंने जाके देखा नेशनल लेवल पे कि इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं इवेंट्स, तो हमें उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें सीखने का मौका मिले। ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं आसिफ जी, ये तस्वीरें जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि शुरुआत से लेके अब तक का सफ़र कितनी उपलब्धियों से अब भर चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेवर बोलते ना कि डोंट बी संतुष्ट, थोड़ा और विश करो। यस। तो 2007 में मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। एक इवेंट हुआ इंडिया में जो कैस्ट्रॉल ने ऑर्गेनाइज करा ऑल ओवर इंडिया। 14 सिटीज़ में उसका क्वालिफाइंग राउंड्स हुए थे और उसका फाइनल इंदौर में हुआ। तो मैं पुणे गया, पुणे में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई गाड़ी में। मैंने बॉम्बे से क्वालिफाई करा, हमारे भोपाल में नहीं हुआ ये सब क्वालिफाइंग राउंड्स।
तो मैंने बॉम्बे से जाके क्वालिफाई करा, बॉम्बे के लोग नहीं कर पाए, मैंने जाके वहाँ से क्वालिफाई करा। इंदौर में फाइनल हुआ उसका। तो इंदौर में फाइनल में जॉन इब्राहिम आया था वहाँ पर, ही वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैस्ट्रॉल। तो वो आउट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स मैंने फर्स्ट आया, मैं उस रेस में चैंपियन बना। और उसका प्राइस था कि आप जॉन इब्राहिम के साथ मलेशिया मोटो जीपी देखने जाओगे, क्या बात है। इंटरनेशनल इवेंट। तो आई वॉज द लकी वन कि मैं जॉन के साथ वहाँ गया, मैंने कुछ एक हफ्ता गुजारा वहाँ पर सिपेंग सर्किट पे मलेशिया में, और इंटरनेशनल राइडिंग को देखा कि वो लोग क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, कैसे रेसेस होती हैं। मतलब कई बार कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो बोलते हैं ना कि सोच से परे होते हैं। शशांक जी, कल्पनाओं से परे वाली बातें शायद आपने भी नहीं सोचा होगा जब आपने इसको शुरू किया था, अपने शौक को जीना, अपने पैशन को जीना। शशांक जी, आप जब पैशन को जीने लग गए थे, क्या प्रतिक्रिया थी आपके पिताजी की, या आपको कैसी फीलिंग आने लग गई थी? नया दौर नया सोच, इसीलिए मैंने विषय लिया है कि आपने अपनी सोच को किस तरह से डेवलप किया। पिताजी शुरू में तो खिलाफ थे चीज़ों के, क्योंकि उस दौर शिक्षक थे, पेशे से शिक्षक थे, और बड़ा उनका नाम था SK जैन सर, केमिस्ट्री वाले सर का नाम आज भी पूरे प्रदेश में जाना पहचाना नाम है। तो उनको लगता था कि यार बच्चा को पढ़ना चाहिए। ये हालांकि बिल्कुल माना जाता है कि किसी को बोलते वक्त टोकना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी परंपरा ये है कि हम बहुत सारे सवाल ले लें। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके, शशांक जी माफ कीजिएगा, पहले जबलपुर से अशोक जी को हम ले लेते हैं, शायद सवाल आप ही से हो। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। सोलर से कौन कौन सी जानकारियाँ अभी नई नई जानकारियाँ आ गई हैं, इसके बारे में बताएं। जैसे सोलर की लालटेन है, सोलर के स्टोव आ गए हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन सी सारी नई जानकारियाँ आपको सब कुछ पता होगा, आप कुछ बताएं। अशोक जी, खरीद सकें। अशोक जी मैं चाहूंगी एक बार फिर से सवाल रखिएगा। मुझे नहीं लग रहा अशोक जी। जी मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे, हाँ, कौन कौन सी नई नई जानकारी आ गई है सोलर के बारे में? किससे पूछना चाहेंगे आप? माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप विषय एक बार फिर से बताऊंगी दर्शकों को। हम बात कर रहे हैं नया दौर नई सोच, इस विषय पर तकनीकी सलाहकार हमारे साथ हैं शशांक जी। आप अगर तकनीक से जुड़ी हुई कोई बात करना चाहते हैं तो सवाल रख सकते हैं। वैसे मैं चाहूंगी इसकी जानकारी तो आप दे ही सकते हैं। सवाल करते हैं, मैं समझ सोलर से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, अगर कोई नई कोर्सेस या योजना। जो हमारा नवीन एवं नवकरणीय विभाग है, इस विभाग ने मध्य प्रदेश में बहुत काम किया है। सोलर को लेके मध्य प्रदेश जो है वो बहुत अग्रणी राज्यों में से शुमार होने लगा है अब ये। और आपके पास ऑनलाइन पोर्टल भी है उसका, आप अपने लिए, चाहे किसान हैं आप, यदि घरेलू हैं, आप कमर्शियल भी यूज़ करना चाहते हैं उसको, तो आप सोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी भी उसमें अवेलेबल है, और प्रति किलोवाट के हिसाब से आपका एक रेट है जिस पे आपको उतने किलोवाट के हिसाब से एक सब्सिडी मिलेगी। और इस समय मध्य प्रदेश में देखा जाए तो घरेलू उपयोग के लिए सोलर सिस्टम लगने की सिलसिला बहुत ज़ोरों पे है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े घर में देख सकते हैं उन्होंने सोलर को अपनाया हुआ है। और ये ग्रीन एनर्जी हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए हमेशा उन्नत रहेगी। हम आशा करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रदेश में अधिकतर लोग जो होंगे सोलर शब्द सांची से भी जुड़ चुका है। जी बता ही दीजिए, ये भी हम बता ही देते हैं हमारे दर्शकों को, बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए कि सांची जो है पूर्णतया सोलर एनर्जी पर हो गया है इस समय पे। ये ऐसा प्रदेश का पहला क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 100% जो जगह है, परिवार, पब्लिक प्लेसेस हैं, वो सारे सोलर एनर्जी पे हैं जी, तो ग्रीन एनर्जी। तो अब क्या क्या हम सोलर से चला रहे हैं? सोलर चलित कौन कौन से यंत्र हैं? चाहे मैं ट्रेन की बात कर जाऊं, सब कुछ, या अब घर की रूफ पर छोटे से सोलर के एक पैनल से लेकर बड़े बड़े पैनल तक लगे हुए इंडस्ट्रीज में, हर जगह। अब तो आने वाले समय में गाड़ियां भी सोलर से चार्ज होना शुरू हो जाएंगी, और चार्जिंग पॉइंट जो होंगे वो भी सोलर पैनल से चलने वाले होंगे। तो हर जगह ये नेचुरल एनर्जी है, ये प्राकृतिक ऊर्जा है, इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग करना चाहेंगे। और धीमे धीमे आप देखिएगा जैसे जैसे इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा, आप देखिएगा इसकी कीमतों में भी काफ़ी कमी आएगी। आपको लगता है कि ट्रेनों के ऊपर भी सोलर होना चाहिए, और अगर होगा तो वो ख्वाब कब तक पूरा हो सकेगा? बहुत जल्दी होगा। कई जगह पे प्रयास हो चुके हैं, उनकी पायलट टेस्टिंग भी हो चुकी है इसमें। अरे वाह। हाँ, और इसमें वैज्ञानिक जो हमारे यहाँ के हैं और जो रिसर्च लैब हैं वो सब इस पर बहुत शिद्दत से काम करें। कोई भी ओपन स्पेस जहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही है उसका उपयोग करना, इवन सड़क हैं, आपके ब्रिजेस हैं, जितने भी जहाँ भी शेड हैं
उन सब पे सोलर शेड लगाने का प्रयास जो है इस समय देश में चल रहा है और बहुत जल्दी आपको इसके बारे में नई सूचनाएं मिलेंगी। बस एक ही शब्द ध्यान में आ रहा है, चूंकि ट्रेनों का जिक्र हो रहा था कि वंदे भारत। वंदे भारत। अब वो ख्वाब दूर नहीं। आसिफ जी के पास आती हूँ मैं। आसिफ जी, क्या कहना चाहेंगे आप, चूंकि हम अभी उस सफर पर बात कर रहे थे, सबसे बड़ी चुनौती क्या आई थी? क्योंकि एक तो घर सिर्फ बैठकर ये सोचना कि मैं मोटरसाइकिल राइडर बनूंगा, पहली बार चैंपियनशिप पहली बार में आपने जीत ली थी, लेकिन सफर शायद उतना आसान नहीं था जितना सोचा गया होगा। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं था ये सफ़र। घर से मुझे बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि मैं एक ही बेटा था घर का और मम्मी पापा दोनों बहुत प्यार करते थे, तो वो चाहते नहीं थे कि मेरे एक्सीडेंट्स हों, और बचपन से ही मेरे एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए। तो पहली रेस जो मेरी बड़ा अचीवमेंट भी था वो था 2002 में। एक लाल परेड पे अपने भोपाल में इवेंट हुआ, और हाँ। जब उसी ईयर एक बाइक पल्सर लॉन्च हुई थी, तो वो शैला मसूद एक एक्टिविस्ट थी, उन्होंने उस टाइम ऑर्गेनाइज करा था वो इवेंट। हाँ। और मैंने उसमें पार्ट लिया और मैं सब रेसेस में फर्स्ट आया, ऑलमोस्ट सारी रेसेस में। और आई गॉट द चांस कि मुझे वहाँ पल्सर मिली बाइक 2002 में। क्या बात तो और उन्होंने अरुणेश्वर सिंह जी चीफ गेस्ट थे, बाबा सिंह साहब, हाँ, उन्होंने हाँ। मुझे पल्सर दी। तो वो एक प्राउड मोमेंट था, और अभी तक घर वालों को मालूम नहीं है कि मैं रेस में हूँ, क्योंकि उससे पहले ही मेरी हड्डियां टूटी थी वो पैर। मतलब आपने उस बात को साबित कर छुपा दिया के, जी। कि मेहनत इतनी खामोशी से करो करो कि कि- सफलता शोर मचा तो दे। मेरे घर वालों को न्यूज़पेपर से पता चला। एक कॉलर जुड़ चुके हैं। Sure. आसिफ जी, आप दोनों की बातें इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक है। नंद स्वरूप मिश्रा हमारे साथ इस वक्त हैं और बाराबंकी से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। सवाल किससे करेंगे? मैंने टीवीएस गाड़ी आज 18 साल हो गई, मेरा इंजन नहीं खुला है। बड़ी सफल गाड़ी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए कि जो नया दौर हमारा आया है, इसलिए का टीवीएस वाले जो है बिजली से संचालित होने वाली गाड़ियाँ बनाएंगे, जिससे जो है प्रदूषण से बचे हम लोग और हमारा कम खर्चा भी बढ़े। क्या आप दोनों में से कोई इस सवाल को समझ पाया? नहीं, मेरे ख्याल से जानकारी साझा की है उन्होंने। जानकारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। कुछ कॉलर हमारे साथ सुझाव के तौर पर भी जुड़ते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं भी आसिफ जी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नंद स्वरूप जी। 18 साल से उनकी गाड़ी का इंजन नहीं खुला, उन्होंने बताया। क्या बात है। हाँ। क्या बात है इतना शशांक। शानदार मेंटेन किया उन्होंने इसको, सच में। तो मुझे लगता है जवाब आपसे ही ले लेती हूँ कि कैसे हम एक गाड़ी को इतने सालों तक, जैसे मिश्रा जी की गाड़ी सही सलामत है, कि रख सकते हैं। जी, एक मेरी छोटी सी टिप रहेगी रोड सेफ्टी, हेलमेट अवेयरनेस और गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए, कि जब भी हम लोग अक्सर क्या करते हैं, गाड़ी उठाई, सेल्फ मारा और चले गए, तो ये प्रोसेस नहीं करना है। एक बार सुबह गाड़ी उठाने से पहले एयर प्रेशर चेक करें ज़रूर, आपके ब्रेक्स चेक करें, और हेडलाइट और बैकलाइट ज़रूर चेक करना है जाने से बिल्कुल सही पहले। ये 3 चीज़ों से आप अपनी गाड़ी से कनेक्टेड रहते हैं, और आपको मालूम रहता है कि कब इसकी सर्विस करवाना है। बिल्कुल सही, छोटी-छोटी सी चीज़ है। मुझे हाँ। सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। ऐसे जानकार लोग ऐसा कहते हैं कि जब सुबह हम पहली बार गाड़ी लें, अगर सेल्फ है उसमें, तो पहली बार हम किक से स्टार्ट करें उसको, उसके बाद फिर दिन भर हम सेल्फ में कर सकते हैं। ये टिप कहाँ तक सही है? ये टिप एक ज़माने में सही हुआ करती थी, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। अभी इंजन इतने रिफाइंड हो गए हैं कि उनको मोबिलाइजर बड़े अच्छे हो गए हैं। क्रैंक इन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ से ही जा सकते हैं। क्या बात है, मुझे भी जानकारी मिल रही। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शशांक जी, चूंकि मैं कविताओं का भी जिक्र चल रहा था, साहित्य का जिक्र चल रहा था, साहित्यकारों के नाम मैं ले रही थी, तो आपको भी लिखने का शौक तो आ ही गया होगा, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त होता है। हाँ, तो कुछ ऐसा मुझे लगता है हम आगे बढ़ाएं बातचीत को। उससे पहले कोई छोटी सी कविता जो आप डेडिकेट करना चाहें? मैं हिंदी भाषी ही हूँ, हिंदी मीडियम से ही मैंने पढ़ाई लिखाई करी है अपनी। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। हिंदी को लेके मुझे हिंदी इतनी सरल भाषा लगती है मुझे कि आप अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को बहुत अच्छे से हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं, अपने क्रोध को भी उसमें दर्शा सकते हैं बहुत ही शालीनता के साथ में। तो ऐसा मुझे लगता है कि हिंदी को लेके मैंने ज़रूर एक हिंदी दिवस, जब 10वां हमने विश्व हिंदी दिवस अपने भोपाल में मनाया था, उस वक्त हमने ज़रूर एक कविता हिंदी को लेके लिखी थी कि पाषाण युग से ही अपने अस्तित्व में आई हिंदी, पाषाण युग से ही अपने अस्तित्व में आई हिंदी, सहज समझ और सरल विधि से सबके मन को भाई हिंदी। सहज समझ और सरल विधि से सबके मन को भाई हिंदी, कंठ से स्वर, हिंदी में कंठ से स्वर निकलता है। हाँ। तो कंठ से स्वर, जिह्वा तालु से
व्यंजन बनकर छाई बिंदी। जितने भी व्यंजन होते हैं वो जिह्वा और तालु से ही आते हैं। तो कंठ से स्वर, जिह्वा तालु से व्यंजन बनकर छाई हिंदी, गीत गजल संगीत विधा से हृदय में जा समाई हिंदी। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छी। अब तो यकीन किया जा सकता है ना आसिफ जी? इसका सबसे आखिरी वाला स्टेंजा जो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है जरूर, स्वागत है। कि यूं तो देश में कई राज्य हैं, सबकी अपनी क्षेत्रीय बोली, लेकिन गर्व है हमें एमपी पर, हमारी मातृभाषा है हिंदी। भारत देश का हृदय है अपना, मध्य प्रदेश राज्य है अपना, अन्य कई भाषा हैं धड़कन, उनका एक हृदय है हिंदी। क्या बात है, जैसे स्त्री को खूबसूरत बनाती है बिंदी, ऐसे ही देश को समृद्ध बनाती ये है हिंदी। क्या बात है। आसिफ जी, जी। पारिवारिक, आपने अभी जिक्र किया था कि आप इकलौते बेटे थे। जी। क्या माता पिता ने सोचा था कि इस करियर के इस क्षेत्र तक आगे बढ़ जाएंगे आप? क्योंकि मोटरसाइकिल से राइडिंग करना, जी। मतलब वो जो एक ग्रैम्पी वाली बात की जाए तो वो एक बड़ा लेवल होता है, और जब हम टू व्हीलर की बात करते हैं तो आप स्कूटी कहना चाहिए ना मुझे, जी, मोपेड कहना चाहिए क्या? मुझे Correct, सही स्कूटर, होगा? जी। मोपेड से आपने इतनी बड़ी बड़ी रेस जीत ली। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, तो फिर मुझे पापा ने, मेरी मामा ने सपोर्ट करना शुरू करा। फिर मैं नेशनल इवेंट्स में जाना शुरू करा, और नेशनल इवेंट्स में मैं बाइक से ही पार्टिसिपेट करता था। 4 टाइम्स में बाइक का नेशनल चैंपियन रहा। तो मोटर स्पोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। एक बार हम अगर उसमें टायर डाल के प्रैक्टिस करते हैं तो वो 3 दिन में वो टायर ख़राब हो जाता है, एंड दैट कॉस्ट अराउंड 4000-5000 जी। एक टायर की कीमत, फिर पेट्रोल अलग। तो उसमें हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ती थी। मैं प्राइवेट एयर मैंने बहुत स्ट्रगल करा रेसेस में, ऑल ओवर इंडिया में पार्टिसिपेट करा जाके। मुझे लोग स्पॉन्सर करते थे, हमारे यहाँ के नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। यहाँ तक कि हमारे खेल विभाग ने भी मुझे स्पॉन्सरशिप दी। जी। लकीली मैं एक एमपी का पहला ऐसा बंदा हूँ जिसे टीवीएस ने अपनी टीम में शामिल करा। जैसे एक इंडिया की टीम है, एक प्रेस्टिजियस इंडिया की क्रिकेट टीम है, ऐसे ही टीवीएस की इंडिया की एक टीम है जो ऑफ रोड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स। तो उन्होंने मोटर स्पोर्ट्स को ग्रो करने में इंडिया में बहुत हाथ दिया टीवीएस का, और मैं उस टीम का पार्ट बना। मतलब मैं पहला भोपाली था जो उस टीम का पार्ट बना, तो आई फील वेरी प्राउड। नहीं, मुझे, हम लोगों को भी बहुत गर्व है इस बात पे। आसिफ जी, बहुत, आज सच में। तक वहाँ कोई नहीं जा पाया है, और वहाँ उन्होंने मेरी उपलब्धियाँ देखने के बाद एक मानसून स्कूटर रैली होती है, प्रेस्टिजियस मानसून स्कूटर रैली है, मुंबई में होती है, पिछले 40 साल से हो रही है वो। तो उसमें उन्होंने स्कूटर डेवलप करी थी रेसिंग की, और मैं गया, मैंने वहाँ पार्टिसिपेट करा, एंड आई केम फर्स्ट। तो मुझे स्कूटर डिपार्टमेंट से फिर साइन कर लिया गया कि नाउ प्लीज़ यू राइड फॉर स्कूटर्स। तो मैंने जब देखा कि वो टीवीएस की टेक्नोलॉजी स्कूटर में, ये वो स्कूटर्स नहीं है जो रोड पे चलती हैं, दे आर हाईली पावर्ड। आई मीन मोर देन 20 bhp की स्कूटर है मेरी, बिल्कुल सही। जो नॉर्मली रॉयल एनफील्ड इन सब बाइक्स को बीट करती हैं। हाँ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ स्कूटर टीम। जी। मैं एक बार फिर से दर्शकों को पहले कुछ रिकॉल करवा देती हूँ। शुरुआत भी मैंने की थी, शुरुआत में आपको बता दिया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। हमारे जो नमस्कार एमपी है वो अब सुबह से आने वाला है, यानी आप सुबह से इस प्रोग्राम को देख पाएंगे। तो 1 अगस्त से सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आप नमस्कार एमपी को देख पाएंगे, सोमवार से शनिवार तक। अब चूंकि नया दौर नई सोच की बात कर रहे हैं, तो नया दौर और नई सोच में अभी जिक्र हो ही गया था सोलर का, तो कुछ थोड़ी सी जानकारी हम और देते चलते हैं, और सोलर के बारे में थोड़ी सी जानकारी के साथ साथ आपको क्या लगता है किस तरह से हम उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि इसको ना जैसे ही शब्द आता है तो लगता है कहीं कॉस्टली तो नहीं है, महंगा तो नहीं है ये पैनल। लगता है शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, उसका ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करके एक शब्द बना है जिसमें हमको लगता है, क्योंकि आज आप ये समझ लीजिए कि कहीं आप किसी फीस जमा करते हैं, कहीं एडवांस में, तो आप 1 साल की फ़ीस जमा करते हैं। आप कहीं पर मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का लेते हैं। आप समझिए कि सोलर पैनल जो आप लेते हैं अपने घर के लिए उपयोग में, तो आपको 1 टाइम कॉस्ट हो जाती है वो, लेकिन उसका जो रिटर्न मिलता है आपको वो कई साल तक मिलता है। लगभग 25 से 30 साल तक की लाइफ होती है एक सोलर पैनल की। तो आप ये समझिए कि आपने बस शुरू में एडवांस जमा कर दिया है, बस आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद आजकल तो अब मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी के जो विद्युत वितरण कंपनीज़ हैं उन्होंने भी तो रिवर्स में बिलिंग करना शुरू कर दी है। अब आप जितना भी बिजली यूनिट आपके उपयोग में आएगी उसको वो कंज्यूम करेंगे, उसके बाद आपके नेट बिल से उसको माइनस करेंगे, और साल में 1 बार
वो रिकंसाइल करके जो भी आपका अतिरिक्त पैसा होगा जो आपने बिजली वहाँ दी होगी बिजली कंपनी को, उसका यूनिट के हिसाब से आपको पैसा वापस देंगे। तो यहाँ देखिए कि आप बिजली पैदा भी करते हैं, अपने घर के लिए उपयोग भी करते हैं और प्रदेश को भी देते हैं, और प्रदेश जो है वो विद्युत के मामले में फिर और भी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। बता देते ना दर्शकों को कि घरेलू हम उपभोक्ता की बात करें, कृषि उपभोक्ता की बात करें, अब तो 24 घंटे प्रदेश सरकार बिजली दे रही है। बिजली से याद आया और सोलर का जिक्र हो ही रहा है, तो रीवा में जो हम रीवा के अंदर जो सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं, सुना है कि दिल्ली की मेट्रो जो है वो उसी से रन होने वाली, कुछ ऐसी उपलब्धियां हमारे मध्य प्रदेश के हो रही है। नीमच और रीवा में जो प्लांट्स हैं वो कमर्शियल बहुत बड़े प्लांट्स हैं, कई मेगावाट की बिजली उत्पादन करते हैं, और कई सारे राज्य जो हैं, इसमें रेलवे बहुत प्रमुख रूप से शामिल है, वो इन बिजली को हमसे खरीदती है। तो मध्य प्रदेश बिजली एक्सपोर्ट भी करता है, पैदा भी करता है, यूज़ भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। बिल्कुल सही है। आसिफ जी मुस्कुरा रहे हैं आप, कुछ शेयर करना चाह रहे थे शायद। कभी कभी क्या होता है, हम जब किसी की बातों में मग्न हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें याद आने लगती है जब हम अपनी बातों को दोहराने लगते हैं जी। तो कुछ ऐसा लम्हा जो आपको लगता है कि आज वो मौका है, दूरदर्शन के जरिए हम सबके साथ शेयर करते हैं। कुछ लम्हे, कुछ नहीं, मेरी ज़िंदगी में बहुत लम्हे रहे ऐसे तो कुछ एक नेवर गिव अप सिचुएशन में आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे हाईएस्ट जगह पर रेस होती है वो है रेड डी हिमालय, हमारे हिमाचल में होती है। तो वहाँ मैंने 2014 से पार्टिसिपेट करना शुरू करा। 14, 15, 16, 17 4 साल तक मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली, और वो एक बहुत कठिन रेस थी जहाँ -20 डिग्री टेम्परेचर में हम स्टार्ट लेते थे सुबह उठ के। तो जब मतलब फ्रीजिंग, पेट्रोल जम जाता है, ऑयल जम जाता है, और खुद बहुत फाइट थी। 5th ईयर जाके मैंने वो रेस जीती एंड मैंने वहाँ रिकॉर्ड्स कायम करे उस रेस में। तो आज भी लोग मुझे जानते हैं कि किसी ने स्कूटर से बाइक को बीट करा है रेड डी हिमालय पे। तो वो एक सिचुएशन थी जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और नेवर गिव अप सोच हमेशा रहना चाहिए। मैं हारा नहीं, और हारने के बाद ही जीते। लेकिन अब जो नई सोच की बात करते हैं, बिल्कुल आपने सोच वाली जो बात कर दी है, नए दौर के साथ साथ एक और शब्द जुड़ा है नई सोच का। आज के युवाओं की सोच, उनमें पेशेंस की बहुत कमी होती है जी। मैंने ये बहुत नज़दीक से देखा भी है और महसूस भी किया है। आज जो यंगस्टर अभी हमारे प्रोफेशनल जो हैं, वो जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं हमारे पास, हमने उनके अंदर बिहेवियरल ये चीज़ें नोटिस करी हैं कि उनके अंदर ठहराव और उनके अंदर पेशेंस की कमी। उसकी वजह ये है कि उनको लगता है कि हर चीज़ तुरंत हो जाती है, तुरंत मिल जाती है, मिल भी जाती है। आज के युग में तो हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पर है, लेकिन सफलता या कामयाबी या फिर आपकी ज़िंदगी में ठहराव जो है वो आपकी गंभीरता और आपके पेशेंस की वजह से ही आएगा। आपको जल्दीबाजी में कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा चला जाएगा। तो जितना आप जैसे ना कि जितना आप जो बोएंगे वही काटेंगे, तो आपको पहले उसमें बोना पड़ेगा, आपको सीड करना पड़ेगा, जब जाके धीमे धीमे वो पौधा बनेगा और फिर वो वृक्ष बन के जीवन में आपका करियर बनाएगा। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उसको रोज़ जो आपका समय है, जो आप अपना प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, या आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टूडेंट में आपकी पढ़ाई आपका प्रोफेशन है उस समय पे। यदि आप कोई सर्विस करते हैं तो आपका सर्विस का समय जो है वो आपका प्रोफेशन है, और यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो देने वाला समय है वो भी आपका प्रोफेशन है। अपने समय को रोज़ आपको उसी ताकत से, उसी इंटेंसिटी से व्यतीत करना है, समय देना है, ताकि वो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद करे। हम सोचें कि आज अपना समय हम काट लेंगे, आज 4 घंटे चलो नहीं करते हैं, कोई काम खाली बैठ जाते हैं, या हम टाल देंगे कोई चीज़ को, तो ये चीज़ आपके लंबे समय तक काम नहीं आएगी। आपको रोज़ उसी रफ्तार से, उसी इंटेंसिटी से करना है। 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं पर पीछे नहीं हटना है। तो जब आप रोज़ मेहनत करेंगे, रोज़ काम करेंगे, तो आप मान के चलिए कि सफलता और कामयाबी आपको हर हाल में आपके हिस्से में आएगी। इससे कोई नहीं रोक सकता। आसिफ जी ने कितना शानदार उदाहरण दिया, नेवर गिव अप। 4 साल वो फेल हुए, दूसरे साल में मना कर सकते थे, तीसरी बार में मना कर सकते, चौथी बार में तो हताश ही हो सकते थे कि अब मैं क्या करूँगा जाके। 5वीं बार में भी जीता। इसका मतलब है कि हर साल जब उनने रेस पे पार्टिसिपेट किया होगा तो पिछले वाले से अधिक मेहनत की होगी और पिछले वाले से सीख के और आगे बढ़े होंगे, तभी जा। और 5वें वाले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दूसरी, आसिफ जी की एक बात को मैं फिर से पिकअप करूँगा कि माता पिता ने जब सपोर्ट करना शुरू किया तो जाके कामयाबी मिलना शुरू हुई। ये बात सही है। मैं इस बात को तहे दिल से मानता हूँ कि जब तक घर से आपको
तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसमें जुनून लेके आइए। आप अपने अंदर पैशन तो है, जुनून की कमी होती है अक्सर। हम सोचते हैं 3 महीने के लिए पैशन जागता है, ख़त्म हो जाता है। नहीं, जुनून लेके आएंगे तो घर वालों को भी हम पे यकीन आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। और जब घर वाले साथ आ जाते हैं तो ये मान के लिए ये सफ़र जो है बड़ा रोमांचक भी होता है, आसान भी होता है, और लगता है कोई है जो हमारे साथ में खड़ा हुआ है, प्यार भरा होता है। आसिफ जी, जो नई सोच की बात अभी हो रही थी ना, मतलब हम नई जनरेशन की बात कर रहे हैं। दरअसल आपकी भी संतान है, आपके माता पिता ने आप पर नहीं थोपा कोई फैसला, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि उसको भी इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग, रोचक, रोमांचक किसी फील्ड में जाना चाहिए, या आपने उसको भी स्वतंत्र छोड़ रखा है? डेफिनेटली मैंने उसको स्वतंत्र छोड़ रखा है। मेरा सोचना, मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो अपने काम से ही प्यार नहीं करते, पर वो 9 to 5 जॉब करते हैं जस्ट बिकॉज के उन्हें अपनी फैमिली को, अपने लोगों को, आसपास के लोगों को देखना है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो लोग अपने लिए नहीं जीते, पर मेरा सोचना ये है कि अगर आप अपने लिए जिएंगे पहले, तो आप अपने आप को सही रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को सही रख सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जब तक कि आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते ज़िंदगी में। कितने लोग हैं मतलब जो खुशी नहीं है अपनी जॉब से। तो मैं ये कहूँगा, जो भी करें खुशी से करें। मेरे बच्चे जो भी करना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे, अगर उनमें जुनून है और वो खुशी से मिलती है उन्हें, तो मैं उन्हें वो करवाऊँगा ज़रूर। दिव्यार्थ को लेकर आपका क्या सोचना? मैंने सुना है दिव्यार्थ वाटर स्पोर्ट्स में है, यानी एक तरह से नए दौर के साथ बह रहा है। सेलिंग के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाया दिव्यार्थ ने। क्या सोच के स्पोर्ट्स में डाला था? मतलब आप 3 पीढ़ियां, पिता अलग प्रोफेशन में, पुत्र अलग प्रोफेशन में, पुत्र का पुत्र अलग प्रोफेशन में। मैंने स्पोर्ट्स में एक खास बात देखी है जो मैंने महसूस भी की है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो हर दिन फेल होता है, दूसरे दिन सुबह उठता है, वापस जूते मोजे पहनता है, और उसके बाद फिर से वो उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ जाता है, और फिर फेल होता है, फिर उठता है, फिर तो जो गिर के खड़े होने की जो प्रवृत्ति एक स्पोर्ट्स पर्सन में होती है वो सामान्यतः आम लोगों की में कम होती है। तो मैं चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखे, फेलियर को डाइजेस्ट करना सीखे, और उसके बाद फिर से नई ऊर्जा के साथ दोबारा खड़ा हो। तो मैंने स्पोर्ट्स चुना। लेकिन अब स्पोर्ट्स चुनने में क्या था कि इस बार मैंने सोचा कि हम किसी दौर में ना बहते हुए, किस तरह की बहाव में ना बहते हुए उसको उसका चयन करने का मौका दिया जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया सर, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है, टेक्निकल फील्ड में भी हूँ मैं, तो हमने उसकी बॉडी का एक हमने स्ट्रेंथ एनालिसिस कराया, जिसमें ये मालूम पड़ता है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट डोमिनेटिंग है, आपका अपर बॉडी डोमिनेटिंग है, आपका लोअर बॉडी जो भी है। जब मैंने उसका एजुराइट्स करके एक संस्था होती है उससे होता है, उनके स्कूल में ये इम्पैनल था, तो हमने वहाँ से जब उसके रिपोर्ट कार्ड देखे तो हमको ये मालूम पड़ा कि लोअर बॉडी से ज़्यादा अपर बॉडी इनकी जो है बेटे की हमारे वो डोमिनेटिंग है। तो मैंने जो गेम्स चुने थे उसके लिए, और वो गेम्स जो 5-7 गेम थे वो थे जिसमें अपर बॉडी डोमिनेशन होता है, उसमें लोअर बॉडी का डोमिनेशन कम आता है। उसको हमने सारे गेम्स ट्रायल कराए जो उसको पसंद आए, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, चाहे फेंसिंग हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स उसको अच्छा लगा। और वाटर स्पोर्ट्स में सेलिंग उसको जब पहली बार समर कैंप पे जो स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कराते हैं हर साल, उसमें हमने उनको वहाँ पे दाखिला कराया था। और जब वो वहाँ पे 2 महीने का कैंप में निकल के आए और बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का उन्होंने वो खिताब जीता उसमें, और टैलेंट हंट में उनका सबसे अव्वल नंबर पर सिलेक्शन हुआ स्टेट एकेडमी के लिए। तो यहाँ से लगा कि अब एक नई दिशा उसको मिल गई है, और यहाँ से वो नेशनल और इंटरनेशनल उन्होंने टूर्नामेंट खेले हैं, भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि कम से कम उसने अपने एक नई रास्ता चुना। एक सवाल आसिफ जी आपसे बन रहा था, बहुत देर से सोच रही थी मैं आप पर आऊँगी, कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, कुछ ऐसी सोच बहुत समय पहले हुआ करती थी। अब तो खेल के क्षेत्र में, ये उदाहरण है दिव्यार्थ बहुत अच्छा, इनका पुत्र, तो खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब नया दौर, नई सोच वाली बात हम कर रहे हैं। तो आसिफ जी क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही कमाल कर रहे थे, या फिर वहाँ से हटकर फिर ध्यान जब यहाँ गया तो पूरा ध्यान ही यहाँ लगा लिया? नहीं, डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं था। तो घर वाले तो चाहते थे कि मैं इंजीनियर डॉक्टर बनूं, लेकिन हाँ बस पास हो जाता था। लास्ट मोमेंट पढ़ाई करता था, कभी भी जी लास्ट मोमेंट पढ़ाई करता था। और मैं
पास हो जाता था। 12th मेरा ग्रेजुएशन हुआ, फिर उसके बाद BSS कॉलेज, 12th से मेरा वो हुआ, BSS कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब भी ट्राई करी, पर कुछ अच्छा नहीं कर पाया, अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर पा रहा था मैं। बिज़नेस भी करा, उसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। कामयाबी ज़रूर मिली पर मुझे अच्छा नहीं लगा, और लकीली फिर मेरा प्रोफेशन रेसिंग हो गया। एक्चुअली क्या बहुत देर से शशांक सर से बात कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो दर्शक ये भूल जाएं कि हमारे साथ आसिफ जी हैं, तो दोनों हमारे साथ जुड़े रहेंगे बराबर से इस कार्यक्रम में। अब मैं दर्शकों को ये भी बता दें कि दर्शक ना भूल जाएं कि इन दोनों से सवाल भी आपको रखने सजीव फोन इन प्रोग्राम में 0755-266-0049, इसके अलावा 1800-233-0040 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। और एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि बहुत जल्द हम सुबह 8 बजे आने वाले हैं, यानी 1 अगस्त से नमस्कार MP सुबह 8 से 9 बजे तक लाइव होने वाला है। शशांक जी, हम तकनीक की बात कर रहे हैं, नए दौर की बात कर रहे हैं, विषय जानबूझ के इस तरह से चुना गया है ताकि चूंकि आप तकनीकी सलाहकार हैं तो बहुत सारी हम तकनीक से नई नई जो चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं इस वक्त उन पर आपसे चर्चा कर सके। वाटर हार्वेस्टिंग एक ये बहुत ही चिर परिचित नाम है, मुझे लगता है एक शब्द है, एक तकनीक है चिर परिचित। तो किस तरह से घर में रहने वाले लोग भी वाटर हार्वेस्टिंग करके मतलब एक योगदान दे सकते हैं? ये एक नई सोच है पर्यावरण के क्षेत्र की हम बात करें तो। बिल्कुल देना भी चाहिए, और इस पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम के जो नियम है उसमें ये शामिल भी है, और इसका समय समय पे मॉनिटरिंग भी होती है। और वाटर हार्वेस्टिंग आप ये समझ लीजिए कि आप एक प्राकृतिक पानी को वापस ज़मीन में भेज रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का ये मुख्य उद्देश्य जो है कि पानी जो यहाँ वहाँ वेस्ट हो जाता है क्योंकि ज़मीन के अंदर वो पहुँच नहीं पाता है, तो प्रकृति का पानी प्रकृति को आप वापस दे रहे हैं, ये है। अभी हमारे घर में क्या होता है कि हम पानी जो है वो पाइप से बहता रहता है, सड़क पे नालियों में बह जाता है, अल्टीमेटली वो सीवेज सिस्टम से बाहर चला जाता है। हार्वेस्टिंग ये होती है कि जो हम अपने घर में ही अंडरग्राउंड एक पाइपलाइन, जो जैसे सोसाइटी कवर्ड कैंपस है आपका, सोसाइटी बनाई हुई है, तो आप उसको सीधे वहाँ के गार्डन में या वहाँ के किसी दूसरे रॉ वाटर में आप उसको भेज देते हैं। और अगर मान लीजिए आपका इंडिपेंडेंट मकान है तो आप उसको नीचे ज़मीन के अंदर उस पानी को छत पे एकत्रित करते हैं, छत पे एक छोटा सा जगह बनाते हैं उसके लिए, फिर ताकि सारा पानी जो बारिश का पानी है वो उसमें आ जाए और फिर वो वापस ज़मीन के अंदर पहुँच जाए। ये वाटर हार्वेस्टिंग का मूल उद्देश्य होता है। इसको लेके नियम भी बने हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय जो एक्ट है उसमें ये मैंडेट है कि आपको अगर मकान बना रहे हैं तो आपको हार्वेस्टिंग करनी है। समय समय पर उसका परीक्षण भी होता है। इवन ये है कई बार ऐसा कई जगहों पे कुछ म्यूनसिपल कमिश्नर्स और म्यूनसिपल्स ने ये भी किया हुआ है कि वो किसी वेंडर से बनवा के आपसे चार्ज भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग में इस समय पिछले 5-7 साल में काफ़ी काम हुआ है क्योंकि पानी की कमी और पानी की किल्लत हमने बहुत नज़दीक से देखी है। और भोपाल तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है जहाँ पे हमने अमृतम जलम करके जो एक कैंपेन था जिसमें हमने बड़े तालाब को गहरीकरण किया था उसका, ये श्रमदान से हमने इस भोपाल को इतना समृद्ध बनाया है। और मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमको पानी की मूल्य तो पहचानना होगा, और जो अगर हमें लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को जो आप अलग से नहीं कर पाते हैं, वो तो कंट्रीब्यूशन क्या एक पौधे के तौर पर भी हो सकता है। अंकुर अभियान मध्य प्रदेश सरकार का सबसे, मुझे लगता है कि भारत में पहला अभियान ऐसा शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अंकुर अभियान की शुरुआत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और अब एक रोज पौधा रोपा जाता है, तो क्यों ना हम उसके हिस्सेदार बनते चले जाए। ये भी एक नई सोच है, आखिर नया दौर है तो सोच भी नहीं। यहाँ मैं आपकी एक बात इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आप ना, हम कई सारे ओकेजन घर में होते हैं। जब प्रिया जी ने शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की तो उन्होंने ये भी कहा था कि आज जिनके लिए विशेष दिन है वो इसकी शुभकामनाएं इसके लिए। तो जो आपका विशेष दिन है तो आप विशेष दिन में आप पौधारोपण जरूर कीजिए। आप ये नियम बनाइए कि तो स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है, स्कूल के बच्चे पहुंच जाते हैं। अगर हम सिर्फ भोपाल की बात करें तो स्मार्ट सिटी में अक्सर ही स्कूल के बच्चे दिखाई देते हैं पौधारोपण करते हुए। तो एक बहुत खूबसूरत एक जन जागरूक अभियान के तहत ये सारी क्रियाएं होती चली जा रही है। और जन जागरूकता भी ऐसे आती है, पहले स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस दिन मेरे बेटे का पहला जन्मदिन था, उस दिन से हमने उसके हर बर्थडे पे पौधारोपण किया। जितने वर्ष के होते हैं उतने वर्ष के हम पौधारोपण कर उतना पौधा लगाते हैं। और जो हमारे यहाँ पे बर्थडे के समय पे जो बच्चे आते हैं, परिवार आते हैं, उनको भी हम रिटर्न गिफ्ट में पौधे ही देते हैं। शादियों में पौधे देते हैं, हर जगह हम पौधे का ही सहारा लेते हैं ताकि वो एटलीस्ट एक लिविंग थिंग्स आपके साथ जाए और आपके जीवन में समृद्धि भी आए।
नई सोच। नई सोच, नया दौर। आसिफ जी, जहाँ एक नॉर्मल बारिश में भीगी हुई सड़कों में गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो जाता है, उसी गाड़ी को आप रेस में जब दौड़ाते हैं तो चैंपियनशिप जीत लेते हैं। किस तरह से होती, क्या अलग तरह से उसको तैयार करते हैं आप रेस के लिए? यस, ये गाड़ियाँ हाईली मॉडिफाइड होती है इन टर्म्स ऑफ हम उनके सीसी इंक्रीज़ करते हैं, बीएचपी इंक्रीज़ करते हैं, टायर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं तो नॉबी टायर्स यूज़ करते हैं, जिस वजह से ग्रिप ज़्यादा रहती है रोड पे। गाड़ी का परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि एक्चुअली ये सब टेस्ट होती है गाड़ियाँ, ताकि नॉर्मल लाइफ में जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनको एक बेटर बाइक मिल सके, एक भरोसेमंद गाड़ी हो। तो बेसिकली रेस में हम लोग ये भी देखते हैं कि गाड़ी कितनी ड्यूरेबल है, कितने शॉक्स बर्दाश्त कर सकती है, उसको एक्सटेंड तक ले जाते हैं, उसके हर पार्ट को उसकी लिमिट्स तक ले जाते हैं। तो इससे ये एक नॉर्मल लोगों को एक अच्छी गाड़ी मिलती है चलाने को। हाँ, डिजिटल इंडिया की अगर मैं बात करना चाहूँ तो डिजिटल की क्या उपलब्धि को लेकर कुछ प्लस और माइनस की अगर मैं बात करना चाहूँ तो? मुझे तो डिजिटल में सब जगह प्लस दिखता है। माइनस दिखता है केवल एक जगह कि उसको पहली दफ़ा ऑप्ट करने में आपको समय लगता है, क्योंकि एक नई चीज़ होती है तो थोड़ा सा सामान्य जानकारी का अभाव होता है, या फिर हम सोचते हैं कि यार नई चीज़ कैसे करेंगे, हमें तो आता नहीं है पहले कभी। तो बस यही 1% का जो लगता है मुझे इसमें। अदरवाइज तो डिजिटल इंडिया को मैं हमेशा से प्रोत्साहित करता रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये देश में रिवॉल्यूशन है डिजिटल इंडिया जो है। आज आप कितना, हर चीज़ कितना आसान हो गया है। आप बताइए ना कि आज आप सब्जी खरीदते हैं तो आप कैश की ज़रूरत नहीं है, आपको पेट्रोल के कहीं पे भी जहाँ भी आप होते हैं आपको वॉलेट की ज़रूरत नहीं है। ये एक सबसे बड़ा, इससे ज़्यादा मतलब सामान्य ज़िंदगी में, आम आदमी की ज़िंदगी में अगर डिजिटल इंडिया का रेवोल्यूशन है, आधार देख लीजिए आप, कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। आज आपके पास हर चीज़, आपके पास आपके हाथ में है। आज हर चीज़ आप एक लिंक है एक दूसरे से, आपको डीबीटी आ जाता है, आपकी योजनाओं का लाभ मिल जाता है आपको। योजनाओं से याद आ गया, दर्शकों को बता देते हैं, आपने सीखो कमाओ योजना के बारे में सुना था, लाडली बहना योजना के बारे में सुना था। उस ऐप को आप देखते होंगे ना, डिजिटल इंडिया, हम नई सोच की बात करें, नए दौर में नए सोच की, तो वो जो ऐप आप देख रहे हैं ना, दरअसल उसके पीछे शशांक जैन साहब का हाथ है, उसको डिजाइन शशांक जैन साहब ने किया है। तो एक सवाल हम कर ही लेते हैं, क्योंकि तकनीक से जुड़ी हुई चर्चा हो रही है, सीखो कमाओ में कैसे पंजीयन करना है, हमारे युवाओं को थोड़ी सा मार्गदर्शन कर दीजिए। एक तो ये है कि ये जितने बड़ी योजनाएं, इनके जो एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है हमारा नेतृत्व। मैं हमेशा लाडली बहना को एक नए युग का टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे देता हूँ हमेशा, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ। इसके पहले किसी भी राज्य में या कहीं भी ऐसा जो जानकारी में है हमारे पास कहीं नहीं हुआ। इससे आसान पंजीयन शायद कभी किसी योजना का नहीं रहा है, इतना आसान जितना लाडली बहना का था। एक नई सोच थी। हमारा नेतृत्व जो है, हमारे एमडी सर हैं जो इस योजना को क्रियान्वयन करने में जिस हमारे डिपार्टमेंट ने जो योगदान दिया, उसमें वो सोच, उस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं हमेशा बहुत अच्छा मानता हूँ कि एक समग्र नंबर जो शायद मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के पास है, समग्र एक समग्र नंबर, जिस एक नंबर से एक योजना का इतना बड़ा पंजीयन हो जाएगा और आपके अपने आप अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इस समग्र को इतना इनेबल करने के लिए और इतना प्रभावी करने के लिए मैं हमेशा शासन का शुक्रगुजार रहूँगा कि समग्र 2014 से हमने शुरू किया था और आज जाके उसका इतना ज़बरदस्त स्वरूप सामने निकल के आ रहा है। सिमिलरली सीखो कमाओ योजना भी समग्र आधारित है। आपके पास समग्र नंबर है, आपको कुछ नहीं करना है, उसको बस EKYC करके रखना है। आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना mmsky.mp.gov.in पे जाके पंजीयन पे क्लिक करना है। उसमें 2 पंजीयन मिलते हैं, एक नियोक्ता का होता है, एक प्रशिक्षणार्थी का होता है। आपको अभ्यर्थी वाले में क्लिक करना है और बस आपको अपना समग्र नंबर डालना है और आपका डिटेल्स जो EKYC हुआ है वो आपको सामने प्रदर्शित हो जाएगा। OTP आएगा, पंजीयन हो जाएगा आपका। आपको उसमें अपनी स्किल्स के चॉइस देने होंगे केवल, बस जो आपको पसंद है। आपको शैक्षणिक अपना स्टेटस डालना होगा उसके अंदर, क्योंकि शैक्षणिक स्तर के आधार पे ही इसमें प्रति माह जो आपको अनुदान मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, वो आपके शिक्षा के स्तर पे मिलने वाला है कि आप 12वीं हैं, ITI हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके आधार पर। तो आपकी उम्र 18 से लेकर 29 साल के बीच की होनी चाहिए। एक बात आपको इसमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आपका जिस नियोक्ता ने आपको चयन किया है, आप उसने साक्षात्कार करके आपको अपने पास रखा है, आपको अपने को पूरा समय, महीने के 25 दिन आपको देने होंगे
तभी आपको इस योजना का पूर्ण लाभ मिल पाएगा। यदि आप उससे कम समय देंगे तो उसके हिसाब से उसी अनुपात में आपको इस योजना का अनुदान भी कम मिलेगा, और यदि आप 12 दिन से कम आएंगे उस प्रशिक्षण के लिए तो आपको उस महीने कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान रखने की। बिल्कुल, इसको मुझे लगता है सारे दर्शकों को अच्छी जानकारी ऐसी मिल गई होगी क्योंकि इन्हीं योजनाओं का भी जिक्र हो रहा है। आसिफ जी, डर के आगे जीत है, सुनते चले आ रहे, केवल सुनना, लिखना, पढ़ना, समझना और दूसरे को बताना और खुद को जीना, ये बहुत अलग अलग पहलू हैं इस एक लाइन के। कभी ऐसा लगा कि यहाँ डर लग रहा है और शायद पीछे ले लेता हूँ मैं कदम? हाँ, डेफिनेटली डरना ज़रूरी है। डर के के बाद ही आप कुछ अचीव कर सकते हैं। कितनी जगह ऐसा हुआ कि मुझे हमारी जो रेस है हाँ। उसके अंदर इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट राइडिंग फास्ट। रेस इज़ लाइक आपके पास बेस्ट कंट्रोल्स होना चाहिए। अब जब हमें डर लगेगा तभी हम उसको कंट्रोल करेंगे। डर नहीं लगेगा तो हम उसी स्पीड में उस टर्न पे चले जाएंगे और गिर जाएंगे। तो हमें मालूम है हमें कब डर लगता है और हमें उस डर को कैसे जीत में बदलना है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया। और ज़रूर मैं डरता हूँ कि मेरे हाथ पांव नहीं टूटे। मैं डरता हूँ, मेरे प्रोफेशनल कैरियर में आज तक मेरा कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना कभी हो ना हो। तो ये एक मेरा सजेशन है। इस वक्त जो देख रहे होंगे आप सारे युवा, या ये कहना चाहें कि पूरे परिवार के सदस्य देख रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि ऐसा ही कुछ तुम भी कर जाओ। सुनो आसिफ जी को, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, वो एक छोटी सी गाड़ी से चैंपियनशिप जीत रहे लगातार। डेफिनेटली। तो अगर उनको इस क्षेत्र में आना है तो कैसे आप से जुड़ सकते हैं, या इस तरह की कोई जरूर मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा राइडर्स एसोसिएशन ऑफ भोपाल है, हमारी एक एनजीओ है भोपाल में, जिसमें हम रोड सेफ्टी, हेलमेट अवेयरनेस और गर्ल्स को फ्री में गाड़ी चलाना सिखाते हैं। हमने रिसेंटली 23वीं बटालियन की कमांडेंट में शिमाला प्रसाद से मुलाकात की और उन्होंने हमसे कहा कि हमारी लड़कियों को जो कांस्टेबल्स हैं उनको ट्रेन करो, उनका शो होगा डीजीपी सर के साथ। तो कुछ 10 दिन में मैंने उन्हें ट्रेन करा मेरे ही ग्राउंड पे, और उसमें से 2 लड़कियों ने 40 फीट्स की जंप ली हवा में बाइक की। तो वो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि मैंने बहुत कम टाइम में उन लड़कियों को, वो भी जाबाज लड़कियां थी, तो लेकिन उन्होंने ऐसा कर पाया और प्रेस और मीडिया के सामने, तो वो भी एक रिकॉर्ड था। तो अगर आप लोगों में से कोई भी, डेफिनेटली सब लोग चाहते हैं, हर बच्चे को रेस का और रोड पे भगाने का शौक़ होता है, पर मैं ये कहता हूँ ये एक ट्रेंड इंसान के साथ करा जाए, कोई प्रोफेशनल के साथ। मेरी एक संस्था है यहाँ भोपाल में जहाँ पर मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ और नेशनल इवेंट्स तक उनको पार्टिसिपेट करवाता हूँ, ताकि वो खाली ये सब चीज़ें रोड पे ना करें और कुछ अपना देश का और अपना नाम रोशन करें। तो सड़कों पर इस तरह से गाड़ी को हवा में उछालने से बेहतर है कि एक सही मार्गदर्शन ले लीजिए। बिल्कुल। एक सही शिक्षक की तलाश आपकी पूरी हो जाएगी अगर इस तरह के। क्या भारत में और कहीं भी है इस तरह के संस्थान? जी हाँ, बेंगलोर में है, मुंबई में है। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बेंगलोर में खोल के रखा है ऐसे इंस्टीट्यूट्स, और वहाँ पर मैंने देखा है कि सिर्फ राइडर्स ही नहीं, वहाँ आपने देखा होगा बेंगलोर में आईटी के लोग ज़्यादा हैं, तो वो वीकेंड्स एंजॉय करने मोटर स्पोर्ट्स में आते हैं। तो वो वहीं ग्राउंड पे टेंट लगा के सोते हैं, वो लाइफ जीते हैं जो एक राइडर की होती है, और वहाँ ट्रेनिंग करते हैं और अपने बैक टू लाइफ नॉर्मल चले जाते हैं। बिल्कुल। नया सोच नई दौर, कुछ ऐसे नई तकनीक के बारे में, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूँ, मेरे घर में अगर वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ और उसका जो पानी निकलता है, उस पानी का इस्तेमाल भी कैसे किया जाना चाहिए। बिल्कुल। केवल आप नई तकनीक को नई सोच के साथ घर में लाना नहीं है, बल्कि इस नए दौर के साथ उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको स्मार्टनेस कहा जाता है। नहीं, आप उसका जो आउट है आरओ का, उस आरओ को आप वॉशिंग मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन के टैंक में पानी भरता रहेगा, उसका जब भी आरओ चालू होगा आपका, उस पानी से आप कपड़े धो सकते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये भी है जो पानी को बचाने का सबसे पहले गुण होना चाहिए आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मुझे पानी को बचाना है, उसको वो ज़िंदगी का सबसे बहुमूल्य तत्व है। तो ये आपके धीमे धीमे आपके स्वयं के दिमाग में आने लगेंगे कि इस पानी को कैसे सेव किया जाए। दूसरी चीज़, मैं आसिफ जी की बात को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमको विकट किसी भी परिस्थिति में हमको आगे बढ़ना है, डर होना चाहिए लेकिन उसका हौसला भी होना चाहिए। मेरे को चूँकि गीतकारों से हमारा काफ़ी वो रहा है, तो मुझे हमारे एक बहुत ही प्रिय और मेरे बड़े अच्छे मित्र थे प्रमोद तिवारी जी कानपुर के। उन्होंने एक इतना मतलब मोटिवेशनल गीत लिखा था जिसकी लाइनें थी कि नदियाँ
उन्होंने जीवन को नदिया के समान जोड़ा था क्या और बात कहा है, था कि क्या बात नदिया है। धीरे धीरे बहना, हाँ। नदिया घाट घाट से कहना कि मीठी मीठी है तेरी धार, खारा खारा संसार। कि मीठी नदिया- मीठी है तेरी हाँ, धार। तो तरन्नुम में जब वो गाते थे तो जब हाँ। सुनते थे इसको तो लगता था कि यार क्या बात यहाँ है। दिल तक बस गया है कि नदिया धीरे धीरे वाह, बहना, वाह, नदिया वाह। घाट घाट से कहना, नदिया नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है तेरी वाह, धार, खारा खारा सारा संसार, क्या बात नदिया है, क्या बात धीरे धीरे बहना, नदिया घाट घाट से कहना। और जिस तरह से इन्होंने अपना बहुत सुंदर। लेगेसी से हटके आसिफ जी ने जीवन में कुछ जी, काम किया, मेरे जी। बेटे ने लेगेसी से एक उसकी जो एक स्ट्रेंजर की 4 लाइनें थी जो मुझे बहुत दिल के करीब है। मैं अगर कार्यक्रम समाप्ति पर ही है, मैं सेकंड्स बस दूंगी आपको। ओके, चलिए बस उसमें ये था कि आप प्रचलित गतियां जो हैं, जो प्रचलित चीज़ें होती हैं उनसे बच के अपना पथ स्वयं बनाइए। जब अपना पथ बनाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी कि रास्ता भी अपना है, और पथ भी अपना है और मंजिल भी अपनी बिल्कुल। है। बहुत बहुत वाह, शुक्रिया। हमारे साथ शशांक जैन साहब जुड़े हुए थे, आसिफ सैयद आसिफ अली जी। ऐसे किसी रोज फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे थे नमस्कार एमपी, और जाने से पहले कि जो पूर्ण ना हो सके काम हम सब करते हैं उनको प्रणाम। इसी के साथ रात में 8 बजे रिपीट टेलीकास्ट देखना ना भूलिएगा। नमस्कार। नमस्कार।